हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपकी बीएचयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के लिए अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप अभी भी आपके बीएचयू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हो। सो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 15 फेब है। सो 15 फेब 2022 से पहले पहले आपको बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ बीएचयू के पीएचडी में किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बनाया है। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आपके बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो भी क्वेरीज क्वेश्चन है उस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में हाइपोथेसिस से रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने ही मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके हाइपोथेसिस से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे कोर्स से मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे इसी कोर्स से आपको आपके बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। याद रखिए, व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं, इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, शोध परिकल्पना एक डैश है और रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी शोध परिकल्पना एक क्या होती है, मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। क्या आपकी शोध परिकल्पना एक सिद्धांत होती है, या फिर एक संभावित प्रस्ताव होती है, या नमूना होती है। मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या एक थ्योरी होती है, या एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है, या फिर सैंपल होती है। हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। तो याद रखिएगा, आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, मतलब आपकी जो शोध परिकल्पना होती है, ये एक संभावित प्रस्ताव होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंटेटिव प्रपोजिशन। सो टेंटेटिव प्रपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो एक शोध करता है और वो शोध कर रहा है, सो उसने मान लिया। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए उस रिसर्चर ने, मतलब उस शोधकर्ता ने मान लिया कि हो सकता है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट को रिसर्चर और शोधकर्ता क्या कर रहे हैं, उस प्लांट को वाटर दे रहे हैं। सो हो सकता है इस पर्टिकुलर जो प्लांट है, मतलब एक पौधा है,
अगर आप इसको ज्यादा वाटर दोगे, मतलब ज्यादा पानी दोगे, तो इस जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई है उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी। ओके, सो ये हो गया आपका एक टेंटेटिव प्रपोजिशन, मतलब संभावित प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो शोधकर्ता है उन्होंने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस में एक टेंटेटिव प्रपोजिशन दे दिया, मतलब एक संभावित प्रस्ताव दे दिया। कुछ समय के लिए मान लिया कि हो सकता है एक पौधा है, उसको अगर हम ज्यादा पानी दें तो उस पौधे की हो सकता है ग्रोथ भी ज्यादा हो, उस पौधे की हो सकता है लंबाई भी बढ़ जाए। सो इसे हम कहते हैं ये एक आपकी संभावित प्रस्ताव है। सो इसी संभावित प्रस्ताव को जो शोध करता है अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि ये सही है या फिर गलत है। उनका जो अनुमान है, उन्होंने जो गेस करा है वो सही करा है या फिर गलत करा है, इसी को अपने रिसर्च में वो टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, आपकी जो शोध परिकल्पना होती है, शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव होती है, मतलब एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है, जिसका मतलब होता है कि जो शोधकर्ता होता है आपके रिसर्च में, आपके शोध में, वो कुछ समय के लिए कुछ मान लेता है कि हो सकता है कि, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए, हो सकता है कि अगर आप पानी ज्यादा दो तो हो सकता है उस पौधे की लंबाई भी बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। सो ये एक टेंटेटिव प्रपोजिशन है, ये एक संभावित प्रस्ताव है, जिसे कुछ समय तक और कुछ समय के लिए शोधकर्ता ने मान लिया, और इसी को शोधकर्ता अपने रिसर्च में टेस्ट करके देखेंगे कि ये सही है, उनका जो अनुमान है ये सही है या फिर गलत है। ओके, देन हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन है, उससे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। सो याद रखिएगा, थ्योरी और सिद्धांत क्या होता है, जो पहले से ही साबित करे होते हैं। ओके, मतलब थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। अगर कोई चीज ऑलरेडी प्रूव है तो उसको रिसर्चर फिर से क्यों प्रूव करने जाएंगे। ओके, मतलब जो ऑलरेडी प्रूव है उसको आपके शोधकर्ता फिर से क्यों साबित करने लगेंगे। ऑलरेडी प्रूव है तो उसको हम फिर से उस पर रिसर्च तो नहीं होगी, फिर से उस पर शोध तो नहीं होगी जो ऑलरेडी साबित करा गया है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा, थ्योरी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है नमूना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। तो नमूना क्या होता है आपका, जो आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो, वो आपका नमूना बन जाते हैं, और नमूने पर ही आप शोध करते हो, आप आपकी रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, आपका शोध का जो भी टॉपिक है उस पर आप रिसर्च करते हो, आप उस पर शोध करते हो। तो नमूना आप क्या करते हो, पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुन लेते हो, वो आपका नमूना बन जाती है और उस पर आप शोध करते हो। सो नमूना में आप कोई टेंटेटिव प्रीपोजिशन, मतलब एक संभावित प्रस्ताव नहीं करते हो, कुछ देर के लिए कुछ मान नहीं सकते हो आप सैंपल में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव प्रीपोजिशन होती है, जिसे कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी स्टेटमेंट को, इसी प्रपोजिशन को, इसी संभावित प्रस्ताव को रिसर्च अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। सो अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रीपोजिशन। शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो चरों के बीच संबंध की व्याख्या करने वाली परिकल्पना क्या है। Hypothesis which explain the relationship between two variables is। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि जब दो चरों के बीच में संबंध, एक ऐसी हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिकल्पना जो दो चरों के बीच में संबंध बता रही है, तो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे। मतलब एक ऐसी हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बता रही है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही है, तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, जब भी दो ऐसी परिकल्पना, ऐसी हाइपोथेसिस जब वो दो चरों के बीच में संबंध को बताती है, संबंध को एक्सप्लेन करती है, तो उस परिकल्पना को हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब जैसे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, आपको जो प्रश्न गिवन है, इसी प्रश्न में आपको हिंट भी उन्होंने बताई रखी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस प्रश्न में, दो चरों के बीच संबंध, दो चरों के बीच रिलेशनशिप है, संबंध है, तो ये कौन सी परिकल्पना की डेफिनेशन होगी, संबंध परक परिकल्पना। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंध परक परिकल्पना। अब
संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस ये क्या होती है? जो संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है, एक ऐसी परिकल्पना होती है जो दो चरों के बीच जो संबंध है उसको बताती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ओके, अब दो चर कुछ भी हो सकते हैं, जो कोई भी दो चरों के बीच में का रिलेशनशिप बताती है, उनका संबंध बताती है, एक दूसरे से कैसे उनके रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हैं, उस तरीके से आपका संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंधपरक परिकल्पना आपको बताती है। सो आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत उत्तर है, जो गलत विकल्प है आपके, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे विकल्प आपको गिवन है कॉजल मतलब कारण। अब कॉजल परिकल्पना क्या होती है? जो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, मतलब जो आपको कारण एंड प्रभाव संबंध बताए, उसे हम कहते हैं कॉजल हाइपोथेसिस मतलब कारण परिकल्पना। लेकिन हमें इस प्रश्न में ये बताया गया है कि दो चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, संबंध को जो एक्सप्लेन करे उसे हम कहते हैं संबंध परिकल्पना। अगर हमें अब इस प्रश्न में ऐसा गिवन होता है, ऐसा दिया गया होता है कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है कि वे एक दूसरे से कॉजल रिलेशनशिप को बता रहे हैं, मतलब कारण और प्रभाव को बता रहे, तब उस केस में आपका जो उत्तर होता वो कारण परिकल्पना होता। लेकिन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर संबंधपरक होगा, ना कि कॉजल और ना कि कारण। ओके, अब ऑप्शन सी आपको गिवन है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो आपके वेरिएबल्स को सिर्फ एक्सप्लेन करे, वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको आप एक्सप्लेन करते हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हो, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। सो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना का भी डेफिनेशन नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी आपका गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना। अगला प्रश्न, यदि अल्फा इज इक्वल टू 0.05, बीटा इज इक्वल टू 0.10, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है? इफ alpha is equals to 0.05, beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि यदि आपकी अल्फा की वैल्यू 0.05 है और बीटा की वैल्यू 0.10 है, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है। मतलब हमें इस प्रश्न में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, और हमें हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर क्या होती है, मतलब परिकल्पना परीक्षण की पावर क्या होती है। सो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट के जो डेफिनेशन होती है, आपको ये याद रखना है कि उसकी डेफिनेशन होती है कि कितने % चांस होगा कि आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत होगी। मतलब आपने क्या करा, कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है उसको सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, नगण्य परिकल्पना का मतलब होता है आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो। तो हम एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी क्या नगण्य परिकल्पना जो है उससे रिलेटेड है आपकी जो ये है पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन। ओके, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन होती है कि कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप सही तरीके से अस्वीकार कर लोगे, मतलब सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी नगण्य परिकल्पना, मतलब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो, मतलब वो फॉल्स हो। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण पावर। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हाइपोथेसिस टेस्ट का पावर क्या होगा जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। मतलब यदि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी
तब उस केस में हमें परिकल्पना परीक्षण की पावर फाइंड आउट करना है और कितनी होगी ये पता लगाना है हमें। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, ओके, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 माइनस बीटा। सो 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 0.10। सो 1 माइनस 0.10 का आपका उत्तर हो जाएगा 0.90। यहाँ पर आपने क्या किया, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट मतलब कि जो परिकल्पना परीक्षण है उसकी पावर आपने फाइंड कर ली जो कि है 0.90। मतलब अगर आप ये 0.90 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90%। ओके, मतलब 90% मौका ये होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है वो गलत होगी। तो यहाँ पर आपके जो नल हाइपोथेसिस है ये फॉल्स है और आपने उसको क्या कर लिया, 90% सही तरीके से आपने उसको आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण की पावर। सो परिकल्पना परीक्षण की पावर जो होगी, इस प्रश्न में आपकी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी थी, तो याद रखिएगा आपको बस कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, क्योंकि पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ 1 माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा करोगे तो आपको जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.90। सो 90% मौका होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को अस्वीकार कर लोगे सही तरीके से, जब आपकी नगण्य परिकल्पना गलत होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 0.90। अगला प्रश्न, परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हैं, मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध, इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी दो चरों के बीच में, दो चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आप आपके पास जो कोई दो वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा।
और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, किसी अध्ययन के तहत जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में एक कथन को कहा जाता है। A statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में हमें जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में कुछ बताया गया है। सो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, जब भी एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के, किसी भी जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का मैग्नीट्यूड, ट्रेंड या फिर बिहेवियर के बारे में हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होगी, मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना होगी। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी जो विकल्प सी है उसकी डेफिनेशन गिवन है इस प्रश्न में। अब जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है, जो आपके गलत विकल्प दिए गए हैं, उसे भी हम एक बार ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए विकल्प है आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना और नगण्य परिकल्पना भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कौन सी हाइपोथेसिस होती है, ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो अपनी हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर अपनी वो नल हाइपोथेसिस को मतलब या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प भी आपको गिवन है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमें चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें ये प्रश्न गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी रिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसे हम कहते हैं संबंधप्रक परिकल्पना, और रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। लेकिन उसी तरीके से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, आपको याद रखना है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की उल्टी होती है। मतलब आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना है ये आपकी नगण्य मतलब शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी उल्टी नहीं होती है, मतलब उसकी अपोजिट नहीं होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। सो हमें संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें यह बता रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट आपके जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में बता रहा है। सो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसे हम वर्णनात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी है ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।